गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारे साथ जो हैं कृपलिन कौर हैं, इनके बारे में बाद में बताता हूँ। पहले इसमें बताना चाहूँगा मैं हिंदी में क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा कृपलिन कौर जो हमारे साथ हैं, तो ये कंफर्टेबल नहीं है इन पंजाबी में, तो आज हम हिंदी में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि यूएस का F1 स्टडी वीज़ा कैसे हासिल करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये कृपलिन कौर हैं कौन। सो कृपलिन कौर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर रहे हैं न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, यूएसए में, और ये रहा इनका वीज़ा। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक एक्सपर्ट हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं किस तरह से आपने यूएस का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और किस तरह से आप अपने यूएस जाने के सपने को साकार कर सकते हैं ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। सो कृपलिन, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. And सबसे पहले thank you for the introduction. I'm very pleased and honored to discuss the US F1 visa process. आज हम उसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, how the process is, उसमें क्या क्या essential things हैं जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले कृपलिन हम बात करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और वो स्टूडेंट वीज़ा की जो प्रॉब्लम है वो है इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। इंटरव्यू का जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो इंटरव्यू के क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बच्चा उसको कैसे क्लियर करे। मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो हमारे इतने वीज़ाज आए हैं यूएस के, उसके बारे में शेयर करूंगा, आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि यूएस में रहते हुए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे बच्चों के, जो आपको पता लगा किस तरह से वो इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्लियर की जाए। बहुत ही सीधी सी बात है, जो यूएस की इंटरव्यू है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। बहुत लोगों को मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, स्कोर्स अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी है, कोर्स भी ठीक है, बट स्टिल उनका वीज़ा नहीं लगता। एंड हम किस्मत पे बात छोड़ देते हैं कि किस्मत में नहीं था, वीज़ा नहीं लगा, बट इट्स नॉट दैट। ये एक मिथ है, इट्स जस्ट अ सिंपल मिथ। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपको प्रिपरेशन पहले ही एडवांस में करनी पड़ती है। आपको अपनी प्रोफाइल पूरी अच्छे से, यू हैव टू गो थ्रू योर प्रोफाइल, उसको देखना है आपका क्या कोर्स है, आपका कौन सा आप वीज़ा पे जा रहे हो, आर यू वेल प्रिपेयर्ड विद द आंसर्स। आपको थॉरो 1-on-1 प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। कई बार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये तक पूछा गया कि आपके पापा के पास या आपके घर में गाड़ियाँ कितनी हैं। ये गाड़ियों वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है आपके हिसाब से, कि गाड़ियाँ, आपके घर का साइज कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं, तो गाड़ियों का एक वीज़ा से क्या लेना देना हुआ, तो क्या लगता है आपको? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सो बेसिकली ये इसीलिए पूछा जाता है ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर को पता लगे हाउ फाइनेंशियली साउंड यू आर। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं यूएसए में रहना, वहाँ पे पढ़ाई करना, क्या आप ये सारी चीज़ें, वहाँ के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आमतौर पे एक क्वेश्चंस जैसे आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का क्या चेकलिस्ट है यूएस के F1 स्टडी वीज़ा के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो आपको वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिलते थे न्यूयॉर्क में, यूएसए में, तो किस तरह की चेकलिस्ट आप बताना चाहेंगे लोगों को कि ये तरह के डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कीजिए। या डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स के मामले में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपका 10th 12th, आपका जो 12th की स्ट्रीम है उसको स्पेसिफाई रखना है, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। एंड देन उसके बाद 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किए है या मास्टर्स किया है, इफ़ नॉट 12th के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। देन टॉकिंग अबाउट IELTS, GRE, TOEFL, वो भी आप लोग अटैच कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट दिया है। इफ़ नॉट, then I think sir has a solution for you. Without IELTS also he can help you with the visa. He'll recommend you on that. ऐसे बहुत ही वीज़ाज हमने लिए जिन्होंने विदाउट IELTS अपना यूएस का सपना साकार किया और यूएस का वीज़ा लेके वो स्टूडेंट वीज़ा पे पहुंच चुके हैं यूएस में। नाउ इसमें एक चीज़ होती है कि जैसे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमारी यूनिवर्सिटी, अब यहाँ से तो हमारे को एक रैंक यूनिवर्सिटी में उनको भेजना होता है, कि पर उनकी रैंक की बात करें तो उनकी फीसेस हाई होती हैं। तो हम इसको कैसे करें कि एक फीस हाई एक बच्चा नहीं भरना चाहता, तो उसका क्या सोल्यूशन है। वहां पहुंच के जब आपके पास स्टूडेंट्स आते थे तो क्या सोल्यूशन देते थे आप उनको? एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ चले गए बट आपको वो यूनिवर्सिटी आप नहीं अफोर्ड कर सकते, 1 सेमेस्टर के बाद आपको लग रहा है इट्स टू मच फॉर यू। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे हैं और आपके माइंड में है कि आपने यूनिवर्सिटी या कोर्स चेंज करना है, आप कर सकते हैं, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप
उस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, सो आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। बट आप कोर्स भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन कम टू एन इनएक्सपेंसिव कोर्स, और आप अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज करके किसी कॉलेज में आना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं विद मेंटेनिंग योर लीगल स्टेटस इन यूएस। ओके, तो अब आम तौर पे एक बच्चा जो मान लीजिए ब्लू लाइन में आ रहा है, उसने मुझे बोला कि मैंने यूएस का F1 वीज़ा, स्टडी वीज़ा लेना है, तो उसमें उसको कोर्सेज का सजेस्ट करते हैं हम कि इस कोर्सेज ये आप ले सकते हैं वहाँ जाने के लिए। तो अगर आपकी वहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन से कोर्सेज आप तो यूएस में रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से कोर्सेज लेके बच्चे को वहाँ पे यूएस में जाना चाहिए? टेक्निकली यूएसए में कोई भी आप कोर्स लीजिए, कोई भी पढ़ाई लीजिए, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ फ्लेक्सिबल, बट स्टिल जो कोर्सेज चल रहे हैं आजकल के टाइम में, दैट इज़ अगर हम 12th के बाद की बात करें, सो दैट विल बी इंजीनियरिंग कोर्सेज, 4-year इंजीनियरिंग कोर्सेज, देयर आर एनर्जी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, और उसके बाद मास्टर्स में MBA है, डेटा रिलेटेड कोर्सेज हैं, नॉन IT कोर्सेज भी हैं काफ़ी, लाइक मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पे कोर्सेज हैं, लिबरल आर्ट्स के हैं, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस, आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, आप हाउ वेल यू आर गाइडेड, इट इज मोर ऑफ योर गाइडेंस, आपको कैसी गाइडेंस मिली है। सो इफ द चाइल्ड इज गाइडेड प्रॉपर्ली कि आपका 12th में ये था, ओके, बट आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो वी कैन हेल्प यू विद द ट्रांजिशन आल्सो ऑफ द कोर्स एंड स्टिल देयर कैन बी सम रेलेवेंसी। ओके, तो अगर हम बात करें कि ऑब्टेन I-20 ऑब्टेन करना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की बात करूं जहां आप इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर थे, तो कितनी देर में एक I-20 एक बच्चे को आप प्रोवाइड करवा पाएंगे? अब आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ब्लू लाइन में, yes. तो आपको अगर मैं कहूँ कि मुझे I-20 कितने दिन में आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक बच्चे की? I-20 ऑब्टेन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, विद इन 5 to 7 बिजनेस डेज I-20 आ जाती है, रिप्लाई आ जाता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। द थिंग इज उसके पहले आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कितने जल्दी और कितने स्पेसिफिकली और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आपकी पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट है जो हम प्रोवाइड करते हैं आपको, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और आप सब कुछ कंप्लीट देते हैं, देन कोई डिले नहीं है। विद इन 5 to 7 days एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज वहाँ की, उसको कंसिडर करके वी कैन गेट I-20 एज सुन एज पॉसिबल। आपके प्रूफ ऑफ फंड्स एंड एवरीथिंग, ऑल द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हैज टू बी परफेक्ट फॉर दैट। ओके, तो अगर हम एक फाइनेंशियल हेल्प की बात करें एजुकेशन के लिए, तो वो किस तरह से एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है बच्चों को? अगर हम वहाँ पे स्कॉलरशिप्स की बात करें उसके बारे में, या इंडिया में किस तरह से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिले जिससे उनका जाने का जो खर्चा है वो कम आए? एक तो पॉइंट आपने दे दिया स्कॉलरशिप्स, व्हिच इज अ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कोर्स। आपके 12th में स्कोर्स अगर बहुत अच्छे थे तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। इवन सेम अप्लाइज फॉर योर मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आल्सो। उसके अलावा आप बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको बैंक लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देयर आर स्टिल मेनी अदर ऑप्शंस अदर देन लोन। सर कैन आल्सो डेफिनेटली गाइड यू, ही कैन हेल्प यू मैनेज ऑल योर फाइनेंसेस। इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो मैंने भी काफ़ी सुना है इनसे। सो आप वो ऑप्शंस भी अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपका प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज यूएस में मेन होता है फंड्स को कैसे दिखाना है, बिकॉज आप पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे आप रहेंगे, तो अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस लेते हैं तो इट बिकम्स ईजी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो अगर आमतौर पे बात करें जो हम फंड दिखाते हैं बच्चों के, तो नियर अबाउट आई वुड से 30-35 लाख, समटाइम्स 40 लाख, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया गया है। तो अगर हम वहाँ पे बात करें, एक जो एम्बेसी ऑफिसर है वो किस चीज़ में कन्विंस्ड होगा, क्योंकि हमने तो इसी बेसिस पे वीज़ाज लिए हैं कि आपका 30 से 35 लाख के आसपास हम फंड शो करते थे उनके, और उस बेसिस पे उनको वीज़ा मिल जाता है। आपको क्या लगता है कितने का अमाउंट बेटर रहेगी अगर उनको वीज़ा हासिल करना है तो? बिटवीन 30 to 40 lakhs इज अ गुड अमाउंट, डिसेंट अमाउंट है अगर आपको वीज़ा ऑब्टेन करना है। उसमें भी अगर आप कहते हैं कि हमारा कोई लोन है, हमने लोन लिया है बैंक से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि उनको होता है कि आपके टाइज हैं अपनी कंट्री के साथ, आपने लोन पे करना ही करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट बिटवीन 30 to 40 lakhs शो करना अमाउंट इज गुड थिंग। अगर हम और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें वीजा लेने के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि ये चाहिए हमारे को, जिससे कि वीजा लेने में बच्चे को आसानी हो? राइट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तो फाइनेंशियल में ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर्टी के आ सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन आ सकता है, दैट इज अ वेरी गुड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आई विल से। उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स की, अगर आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी ITRs आप लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं साथ में।
एंड कोई ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि आप अपनी पढ़ाई करके वापस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई करके अपनी वापस आके अपनी कंट्री में अपने मॉम का या डैड का बिजनेस संभालेंगे, तो उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, या आपने अपने डैड के साथ कभी कोई काम करवाया हो या उनके साथ इंटर्नशिप की हो, तो दैट एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई करने जाना है वहाँ पे, पढ़ाई करके बच्चा आके अपनी कंट्री में अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यूएस स्टडी वीजा, जो मेन आप इंटरव्यू की बात कर रहे थे कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वीजा लेने के लिए, क्योंकि पहले आपको सेटिस्फाई करना है वीजा ऑफिसर को। तो अगर आमतौर पे बात करें तो हम ये डिस्कशन करते हैं आज कि अब किस तरह के क्वेश्चंस एम्बेसी आपसे पूछती है जिससे आप प्रिपेयर्ड हो जाएं उन क्वेश्चंस के लिए और उनको आंसर करें। राइट। तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है। कभी कभी बच्चों को होता है हमने एक ही यूनिवर्सिटी में करना है, सो बी ओपन टू अप्लाई 2 to 3 यूनिवर्सिटीज़, इवन ज़्यादा भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पता लगता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आपने रिसर्च की है अच्छी। देन वो पूछ सकते हैं आपने ये कोर्स पर्टिकुलर क्यों लिया है और यही यूनिवर्सिटी क्यों ली है। That is also a very common question। अगर आपने अपना पूरा SOP अच्छे से पढ़ा है, आपने पूरी अपनी वेबसाइट देखी है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, आपको जो भी गाइड कर रहे हैं वो उन्होंने प्रिपेयर किया, तो आपको पता होगा इसका भी आंसर, राइट। तो आमतौर पे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करना चाहूंगा स्टूडेंट से कि जैसे क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल मींस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनको ये चाहिए कि आप अपनी स्टडी को सपोर्ट करेंगे और वहाँ अपने लीगल स्टेटस मेंटेन करके यूएस में स्टडी करेंगे। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल चेक करने के लिए वो आपसे आपकी गाड़ियाँ पूछ सकते हैं कितनी हैं, आपके घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपके घर में रूम्स कितने हैं, आपने पहले कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आमतौर पे आपके घर का बजट कितना होता है। तो इससे वो फाइनेंशियल मींस को कवर करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट जो वो कवर करते हैं आपका स्टडी जो आपने की उसकी रेलेवेंसी क्या है, जो आपने स्टडी वहां पे ली, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो स्टडी को लेके। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने पहले मेडिकल फील्ड लिया हुआ है और जाके वो कॉमर्स फील्ड में जा रहा है तो ये इररेलेवेंसी शो होती है, तो उससे वीजा के चांसेस कम होते हैं। तो आपको कोर्सेज वही चूज करने हैं जो आपको वहां पे जाके रेलेवेंसी मेंटेन करें आपकी कोर्सेज की। नहीं तो इसके बारे में आप ब्लू लाइन के ऑफिस आके डिस्कशन कर सकते हैं अपने वीजा को लेके, एंड वी विल गाइड यू किस तरह के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करवाया जाएगा आपको, जिससे कि आप यूएसवी इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। ठीक है क्रिप्लिन, तो ये तो हमारी बात हुई सबसे पहले कि वीजा कैसे हासिल करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस में लैंड हो गए हम, हाँ जी, तो अगला स्टेप क्या है? ये भी एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है। वहाँ पे आप पहुँच गए एयरपोर्ट पे, अब नेक्स्ट क्या करना है? फोन नहीं है, किसी को कांटेक्ट नहीं है, कईयों के रिलेटिव्स होते हैं बट स्टिल अभी आप एयरपोर्ट पे हैं, तो वहाँ से क्या नेक्स्ट है? नेक्स्ट एक और अभी इंटरव्यू होती है, दैट इज इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा आप यहाँ पे क्यों आए हैं, वो आपसे पूछेगा व्हाई आर यू हियर, व्हाट आर यू हियर फॉर। तो आप जिस वीजा पे हैं, आप स्टूडेंट वीजा पे, आप अपना पर्पस डिक्लेयर कीजिए, आई एम हियर टू स्टडी, टू कंप्लीट माई स्टडीज, जो भी आपका कोर्स है, आपका कॉलेज, आपको वो स्पेसिफाई करना है। अगर आपका वहाँ पे कोई गलत या आप कॉन्फिडेंट नहीं है या आप कुछ गलत बोल देते हैं, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो एक आपने जैसे यूएस इमिग्रेशन को क्लियर करके ही आप निकले होंगे बाहर एयरपोर्ट से। मैं वीजा पे गया था तो मेरा टूरिस्ट वीजा था B1 B2 एंड आई वेंट टू यूएस फॉर दैट। तो अगर आपके स्टूडेंट वीजा की बात करें तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इमिग्रेशन डेस्क पे? इमिग्रेशन डेस्क पे पूछा जाएगा कि आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कितना है। आपको ये कई बोल देते हैं 1 year 2 years, बट यू हैव टू चेक इट, आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कितनी है। आपका जो I-20 है, वेदर इट इज प्रॉपर्ली साइंड बाय योर अथॉरिटीज जिन्होंने आपको I-20 भेजी है, सो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वो आपसे कभी भी मांग सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, जब आपकी टर्न है आपको प्रिपेयर रहना है अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने आंसर्स के साथ। मोस्टली अगर आप जैसे सर टूरिस्ट वीजा पे थे तो उनको उनके पर्पस ऑफ विजिट पूछा गया होगा, बिल्कुल उस तरह से। आपका टूरिज्म एंड लेजर एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, राइट? बिल्कुल। सो अगर आप स्टूडेंट वीजा पे है तो आपकी तो लाइन ही अलग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्टैंडिंग टोटली इन अ डिफरेंट लाइन एंड आपके क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो एक बार अब मान लीजिए हमने इमिग्रेशन क्लियरेंस कर लिया, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप अ पर्सन नीड्स टू डू? क्या करना है उसको एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद? सो आप निकल गए एयरपोर्ट से बाहर, अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, आपके पास जिस भी यूनिवर्सिटी की I-20 थी जिसका आपको वीजा मिला है, आपको उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स मतलब DSO को आपको
यू हैव टू रीच आउट, उनको बताना है कि हम लैंड कर चुके हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए हैं। नो डाउट आपका रिकॉर्ड भी अपडेट होता है, बट आपका एक और रिकॉर्ड होता है सर्विस रिकॉर्ड, उसका अपडेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहीं से आपका लीगल स्टेटस सारा मेंटेन होना शुरू होगा। सो यू हैव टू इन्फॉर्म योर स्कूल अथॉरिटीज। ओके, अगर नेक्स्ट में ऐसा हुआ कि मैंने अब यूनिवर्सिटी गया, मैं एक दिन अगर मैं यूनिवर्सिटी गया और मेरा प्लान नहीं है वहाँ पे स्टडी करने का, मे बी ड्यू टू मेरा जो एक्सपेंसेस है वो बहुत हाई है यूनिवर्सिटी की फीस के रिलेटेड, तो मैंने यूनिवर्सिटी को चेंज करना है, तो वो स्टेप्स कैसे मैं हैंडल करूंगा, किस तरह से I-20 नए कॉलेज की मैंने अरेंज करनी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। अगर आपको अपना कॉलेज चेंज करना है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपको ये बस ध्यान रखना है कि आप 15 डेज के पीरियड में आप ये काम करवा लीजिए ताकि आपका स्टेटस मेंटेन रहे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्टेटस मेंटेन होना ज़रूरी है। देन आपको जब चेंज करना है अपना कॉलेज, आपका जो प्रेजेंट कॉलेज है उसकी I-20 आपको न्यू कॉलेज को देनी होगी, वो आपका सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करेंगे एंड न्यू कॉलेज को बताना होगा रीजन व्हाई यू आर लीविंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एंड आपके इसी अकॉर्डिंग क्रेडिट्स और कोर्स के रिलेटेड जितने भी क्रेडिट्स हैं वो आपके ट्रांसफर भी हो जाएंगे। तो वो आपको सारा गाइड करेंगे अच्छे से, बट आपको अपना होमवर्क अच्छे से करना होगा, क्यों जाना है दूसरी यूनिवर्सिटी में, 15 डेज के पीरियड में आपको ये सब करना है। सो बेसिकली एक I-20 आप उनको दे रहे हैं न्यू यूनिवर्सिटी को, आपका रिकॉर्ड चेंज हो रहा है एंड आपको न्यू I-20 मिलेगी। जब आपको न्यू I-20 मिलेगी तभी आप क्लासेस के लिए एनरोल कर पाएंगे। ओके, सो नाउ एक तो काम हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। अब मैंने यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करनी, मैंने सिर्फ अपना कोर्स चेंज करना है, चाहे वो फीस के कारण हो या मेरा रेलेवेंसी या मेरा इंटरेस्ट किसी फील्ड में दूसरे में है, और वो मैंने यूनिवर्सिटी का कोर्स चेंज करना है। तो कोर्स चेंज करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? राइट, तो विद इन द यूनिवर्सिटी वहाँ पे उनकी अपनी ब्रांचेस होती हैं एकेडमिक्स की, आपको वहाँ पे रीच आउट करेंगे अगर आप स्टूडेंट डेस्क पे, तो वो आपको एक एडवाइज़र असाइन कर देते हैं। वो एडवाइज़र को अगर आप बताएंगे कि मुझे इस कोर्स से इस कोर्स में जाना है पर्टिकुलर कोर्स में, तो आपके क्रेडिट्स चेक होंगे, क्योंकि यूएस में जो सारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्रेडिट्स के बेसिस पे ही है। आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है ये क्रेडिट्स हम ट्रांसफर कर देते हैं, एंड आपकी फीस भी क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग ही होती है। सो इफ़ योर क्रेडिट्स मैच तो आपको ट्रांसफर मिल जाता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अब मैं बात करूं ऑन F1 वीजा, व्हाट आर माय प्राइमरी की कॉन्टैक्ट्स वहां पे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप इमिग्रेशन ऑफ अपना क्लियर करके निकल गए एयरपोर्ट से, तो आप सबसे पहले DSO को कॉल करेंगे, दैट्स द डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिसर जो आपके यूनिवर्सिटी या स्कूल के इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट में होता है। आप उसको कांटेक्ट करेंगे, आप उनको बताएंगे कि हम पहुंच गए हैं, एंड वही आपका मेन प्राइमरी की ऑफ कांटेक्ट होता है। सेकंड, आप रीच आउट कीजिए अपने स्कूल के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में रीच आउट कीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी अगर दिक्कत है, आपको रहने की दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, वो आपको हमेशा अरेंज करके देंगे। दे विल हेल्प यू आउट विद ईच एंड एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम इवेंट्स टू लॉजिंग एंड एवरीथिंग, वो आपको हेल्प करके देंगे। ओके, सो अब अगर हम बात करें, अब एक ओरिएंटेशन सेशन की बात होती है, जैसे मैंने स्टूडेंट्स भेजे यूएस में, तो वो बोलते हैं कि ओरिएंटेशन सेशन हम सर मिस करें या अटेंड करें, तो आपको क्या लगता है कि ओरिएंटेशन सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली ओरिएंटेशन सेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चों को लगता है इसको छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, क्या करेंगे इसमें जाके, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक डिपार्टमेंट की वहाँ पे आपको बताया जाता है, आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। बेसिकली अगर आपको फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। कोर्सेज आपके पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, ट्यूटरिंग हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि होती है डेफिनेटली विद इन द कॉलेज, तो आपको सारा ओरिएंटेशन में बताया जाता है। इवेंट्स होते हैं आपके कोर्स के रिलेटेड या आपके नॉन एकेडमिक इवेंट्स होते हैं, सो दैट इज द गुड वे टू मेक गुड कनेक्शंस अगर आप वो ओरिएंटेशन सेशन को अटेंड करते हैं। एंड नो डाउट आप अपने प्रोफेसर्स को जानते हैं, अपने फैकल्टी से कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, विच बीइंग इन यूएस इज अ वेरी गुड थिंग आई विल से। ओके, तो एक बात है मेरे मन में, एक मेडिकल करवाना पड़ता है एक बच्चे को वहाँ पहुँचने के बाद, तो मेडिकल का क्या इंपॉर्टेंस है और कितना खर्चा हो जाता है मेडिकल करवाने का वहाँ पे? वही अगर आप ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करेगा बच्चा तो उसमें मेडिकल का भी वो बताते हैं, जो कि इसलिए जरूरी है से ओरिएंटेशन अटेंड करना। बिना मेडिकल के आप क्लासेस रजिस्टर कर ही नहीं सकते, और अगर आप क्लासेस रजिस्टर नहीं करते तो आप कॉलेज नहीं अटेंड कर पाएंगे स्टेटस। सो मेडिकल बहुत ही इजी है। वहाँ पे बेसिकली आपका MMR का होता है, टेस्ट होता है। अगर आपने पहले से ही इंडिया से ही टेस्ट करवाए हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं।